नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात कृषि कानूनों की। कृषि कानूनों का मुद्दा एक बार फिर से आज चर्चा में है। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर धरने की अनुमति मांगने गए एक किसान गुट को सुप्रीम कोर्ट ने आज खरी खरी सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि आपने शहर का गला घोटा है, नागरिकों को भी आने जाने का अधिकार है, सुरक्षा कर्मी भी परेशान हो रहे हैं। तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि अब मेरा पहला सवाल आपसे राकेश जी ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है किसान आंदोलन के लिए कितना बड़ा झटका मान रहे हैं आप लोग। अब उन्होंने कहा है कि आप लोग शहर का गला घोट देते हैं, हाईवे को जाम करते हैं और कहते हैं कि शांतिपूर्ण है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को रास्ते खुलवाने चाहिए। जो बैरिकेटिंग कर रखे पुलिस ने, रास्ते बंद कर रखे सरकार ने। भाई रास्ते चलने के लिए आए, हमारा रास्ता भी क्लियर करवा दो, हम भी आगे को बढ़े, जनता भी आगे को बढ़े। पुलिस रोके रास्ते, तो रास्ते किसान नहीं रोकता। 10 महीने से सरकार ने सड़क बना के कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी। बैरिकेटिंग को किसान जा बना के बैरिकेटिंग, अगर हम बैरिकेटिंग तोड़े तो फिर कहोगे बैरिकेटिंग तोड़े। हम अपने आप रास्ते खुलवा लेंगे। आप अगर कहते हो तो दिल्ली ने रास्ते बंद कर दिए, हम खुलवा लेंगे दिल्ली के रास्ते। अगर आप कहते हो और तो बताओ, हम खुलवा लेगा। कुछ जनता आ जाए जिनके रास्ते रुक रहे, कुछ हम हो जाएंगे और अपना चले दिल्ली की तरफ को। अब हरियाणा से खबर है कि पहले कल करनाल फिर झज्जर में पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा है। विरोध जताने के लिए सिर्फ कुछ ही किसानों को अनुमति मिली है। आगे की क्या रणनीति, क्या विचार? हमारा तो चल रहा काम। रणनीति में तो क्या बदलाव, धान बेचने गए किसान वहां पर मंडी में खड़ा हुआ है। हरियाणा में सरकार ने कह दिया कि 11 दिन के लिए मंडी बंद करती, खरीद भी करेंगे। एक बार उनकी भी रिपोर्टिंग करवा लो वहां पे। क्या 11 दिन तक किसान सस्ते में बेचेगा? 11 दिन तक किसान जो कंपनियां हैं उनको बेचेगा? जो सेलोज बड़े बड़े हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उसमें बेचेगा? कहां पे जाएगा किसान? व्यवस्था ये होती है कि किसान अपनी फसल को खेत से मंडी लेकर जाता है और मंडियां बंद कर दी। उसका क्या असर होगा? उसका क्या असर होगा, आप बताओ क्या असर होगा उसका? भाई खेत से किसान मंडी में लेकर जा रहा है और मंडियां बंद कर दी, कहां लेकर जाए किसान अपनी फसल को? वो स्थान बता दो हमको। जी ठीक है जी। आपको नहीं लगता लेकिन अब कृषि कानूनों का मुद्दा हाथ से एक तरह से फिसल रहा है? आपसे पूछा क्या आप न्यायिक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं? कोर्ट में ये भी हुआ आज। देश को बेच रहे हैं, पूरी प्रॉपर्टियां बेच दी। आज एयरलाइंस बेच दी, रेलवे स्टेशन बेच दिए, प्लेटफॉर्म बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए। ये देश को बेचने पर निकल गई है सरकारें। यह आंदोलन चलेगा। यह आंदोलन अब खेत से क्रांति की तरफ जाएगा, क्रांति से क्रांति की तरफ आंदोलन जाएगा। देश के 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हुए हैं, बच्चे जो प्राइवेट कंपनियों को देश को बेचा जा रहा है, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। ये देश आंदोलन की तरफ जा रहा है। क्रांति आपने बोला, आंदोलन आपने बोला, इसके मायने क्या है? क्या है क्रांति के मायने, कैसे समझे इसे? क्या होगा बताओ, हमें क्या पता क्या होगा? आप बताओ, आप भाई पढ़े लिखे लोग हो, आप भी बता दो। एक आधी बात आप भी बता दो। हमारी फसलें कैसे बिके आप वो बता दो हमको। तरीका आंदोलन हम कैसे करें वो तरीका बता दो, जिससे सरकार हमारी बात सुन ले। वो कौन सा तरीका है? एक आधा तरीका आप लोग भी बता दो भाई हमको। बिल्कुल। तो आज अभी कुछ ही देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी हैं, प्रधानमंत्री से मिले हैं। कहा गया कृषि कानूनों पर वापस लेने की उन्होंने बात कही है। तो ये राजनीतिक दल मदद कर रहे हैं क्या? ना, कोई नहीं कर रहा मदद। हमारी मदद तो प्रेस के लोग तो कर दे। हमारी बात एक आधी कह दे, सरकार तक चले जा, और तो नहीं कोई मदद करता हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये किसान नेता राकेश टिकैत, और वाकई में इनका जो मसला है, मुद्दा है, पसोपेश किए लोग स्थिति में, क्योंकि आज एक जो गुट था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था, जंतर मंतर में धरने की मांग कर रहे थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने
उनको खरी खरी सुनाई है। तो बहरहाल देखते हैं कि किस तरह से जो किसान हैं अपने मुद्दे सरकार के सामने रखेंगे। बहरहाल पंजाब की सियासत का रुख करते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं, बताया जा रहा है ताज़ा खबर ये है कि वो वापस अब लौट गए हैं। कुछ देर पहले आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 4 बजे उनकी मुलाकात हुई थी। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग सहित उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की बात कही थी और ये कयास लग रहे थे कि 6 बजे वो कांग्रेस आला कमान से मिलेंगे, लेकिन फिलहाल खबर ये आ रही है कि वो वापस ही उन्होंने कर ली है। तो आज उन्होंने जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की उसके बाद जब वो बाहर आए हैं उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुना देते। सबसे पहले मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको खत्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। तो मैंने उनको कहा है कि ये तीनों बिल इनको ख़त्म होना चाहिए और मैंने अपने इस संबंध में विषय में बात रखी है कि पंजाब की इकॉनमी खेती पे संबंधित है, खेती से चलती है। बहरहाल किसानों का मुद्दा है चर्चा में। आगे बढ़ते हैं, देश की बात में अब खबर है मध्य प्रदेश से। इस महीने की शुरुआत में सागर में एक युवक को जिंदा जलाने के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके घर को गिराने की घटना से मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। कार्रवाई हो गई, लेकिन घटना के 13 दिन बाद मुख्यमंत्री ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। उस मामले की जहां आरोपी गिरफ्तार है, उनके घर को ढहाया जा चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की नकल कर रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में ब्राह्मण समुदाय ने गुरुवार को महापंचायत रखी। वहां से कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का इस्तीफा मांग लिया। भूपेंद्र सिंह के द्वारा जो एक इसको जातिगत रूप में इस पूरे एक छोटे से एक मामले को जो एक तरफा प्यार का मामला था उसको एक जातिगत रूप में बनाया गया। भूपेंद्र सिंह के द्वारा उसी दिन जाकर उनसे कहा गया कि उनको सरकारी मुआवजा मिलेगा, उनका घर तोड़ा जाएगा। घर गिराने का कहाँ प्रावधान है? क्या चंचल शर्मा का भाई, चंचल शर्मा का बाप कोई गैंगस्टर है, कोई माफिया है? उनके घर को गिरवा दिया गया है। ये जो अन्याय प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, ये जाति की जो राजनीति की जा रही है देश में, ये सत्ता में बैठे लोग, इनकी जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाएं, लेकिन इनकी हरकतों से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा इस देश में। इससे पहले 21 सितंबर को यादवों ने सागर में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों की कई मांगों में से एक थी कि आरोपियों के घर को तोड़ दिया जाए। वहीं पहुंचे कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस मांग को जायज बताया था। को बोला है सर कि आप इसका मकान तोड़ने की कार्रवाई करें सर। वो एसडीएम को उनको मौके पर भेज रहे थे और गांव के लोगों का कहना है कि अगर मकान नहीं टूटा तो वो लोग अपन जब तक अंतिम संस्कार नहीं करें सर। तो वो बिल्कुल ठीक है, पहले मकान टूटना चाहिए फिर अंतिम संस्कार होना चाहिए और इन लोगों की मांगें जो है बिल्कुल न्यायोचित। मांग मानने के बाद आरोपियों के घर पर जेसीबी चल गई। सेमरा लहरिया गांव पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने आरोपियों के मकान दुकान को जमींदोज कर दिया। आरोप था कि 16 सितंबर देर रात जब मृतक आरोपी की शादीशुदा बेटी से मिलने पहुंचा तो उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर लड़के को जिंदा जला दिया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लड़की खुद भी 60% झुलस गई। लड़की ने अपने बयान में कहा कि लड़के ने ही दोनों को आग लगाई है, उसके रिश्तेदार निर्दोष हैं। तेल फेंक दो और हमें सीख लगा दी। हमने सब घर वालों को चिल्लाओ, पापा हरे हमारे सब सो रहे थे, सब उठ के आए। जब तक हमने हाथ से हमारी आगे मांगी तो बचा लाई, जो लोगों ने भगला खुद में आगी लगा के। कहाँ लगाया था हमने? कैसे आग लगाई? मान के क्या डाला उसमें? पेट्रोल। आरोपियों की गिरफ्तारी, उनका घर ढहाने के बाद मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। कांग्रेस पूछ रही है सजा देने के बाद जांच का क्या नियम है। बच्ची हैं जिनको
जो कि दोषी थी उस प्रक्रिया में, उनका इलाज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन के वेतन पे करवाया है और उनको प्राइवेट चिकित्सालय में शिफ्ट कर दिया गया है। तो घटना की जांच के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि घटना की सीबीआई जांच की जाएगी और उसके अनुरूप जो तथ्य सामने निकल करके आएंगे और उसके बाद कार्रवाई उस अनुसार की जाएगी। पहले आपने एक की बात सुन ली, दूसरे का मकान तोड़ दिया, अब दूसरे की बात सुन के अब सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। तो ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, एक परिवार को आपने बर्बाद करने का काम किया है। और ऐसे भी मध्य प्रदेश में ये देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं यूपी की नकल की जा रही कि लोगों के मकान तोड़ दिए जा रहे हैं। अरे अपराधियों के आप मकान तोड़ें, इलीगल जो बने मकान तोड़ें, लेकिन यदि एक व्यक्ति कोई गलती करता है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तो जिस प्रकार से उसके मकान तोड़े जा रहे हैं, ये तो निश्चित तौर पर उस परिवार के साथ कुटारा खाते। सजा देने के नाम पर घर गिराने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले मालवा निमाड़ में पत्थर चलाने के कई आरोपियों के घर गिरा दिए गए। प्रशासन का हर बार तर्क यही होता है कि ये घर अवैध थे। हालांकि ये ज्ञान उनको वारदात के बाद ही क्यों आता है, ये समझ से परे है। ये मामला अपने आप में भी अनूठा इसलिए है कि पहले तो घर ढहा दिए गए, फिर सरकार ने जांच के आदेश दिए, वो भी सीबीआई से। सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्ष के लोगों को सरकार के कई ताकतवर मंत्रियों का वरदहस्त है और इसलिए बात कभी इधर की या कभी उधर की हो रही है। सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में खबर अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण की। सरकार ने 41 कारखानों वाले ऑर्डिनेंस बोर्ड को खत्म कर 7 कंपनियां बना डाली हैं। कर्मचारी संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आज भी उन्होंने काला दिवस मनाया है। कई जगहों पर चलता रहा ये विरोध प्रदर्शन। 41 आयुध कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया। क्या मध्य प्रदेश, क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तर प्रदेश, क्या तमिलनाडु और क्या पश्चिम बंगाल, हर जगह जहां पर फैक्ट्री है वहां विरोध प्रदर्शन चला। काले झंडे लहराए गए, सरकार विरोधी नारे लगाए गए। 1 अक्टूबर से रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया है। अब उसकी जगह 7 सरकारी डीपीयूसी ने ले ली है। कर्मचारियों का मानना है कि ये न तो देश हित में है और न ही कर्मचारियों के हित में। सरकार ने एक ऐसे टेस्टेड और ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन को एक नए रूप में ले जाकर के, जिसका भविष्य बहुत अनिश्चित है, वहां पहुंचा दिया। हमको पूरी आशंका है कि यह ऑर्गेनाइजेशन जो कारपोरेशन के रूप में बदला है, इसका भविष्य बहुत लंबा नहीं होगा। और इसलिए इस दुख को, इस नाराजगी को व्यक्त करने के लिए आज हम सब ने सभी आयुध निर्माणियों के अंदर एक ब्लैक डे मनाने का फैसला किया है। पूरे हिंदुस्तान का 72,000 और 74,000 कर्मचारी आज लंच बहिष्कार कर रहा है। कर्मचारियों ने लंच का बहिष्कार भी किया। कर्मचारियों के संगठनों ने सरकार के निगमीकरण के खिलाफ दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है। नए कानून के मुताबिक अब ये हड़ताल नहीं कर सकते हैं और न ही इसके लिए उकसा सकते हैं। ऐसा करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अन्याय के खिलाफ में हम लड़ाई करेंगे, हम संघर्ष करेंगे अंतिम तक। हमारा ये लड़ाई, हमारा कर्मचारी का लड़ाई, वो आगे लेके हम लोग चलेंगे। काला कानून वापस करो, वापस करो। निगमीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निगमीकरण अब इन कारखानों के नाम और बोर्ड भी बदल दिए गए हैं। सेना के लिए हथियार और गोला बारूद बनाने वाली कारखानों में करीब 74,000 कर्मचारी काम करते हैं, जो अब डरे हुए हैं। दरअसल संसाधन जुटाने और कार्य क्षमता बढ़ाने के नाम पर जिस तरह से निजीकरण की प्रक्रिया चल पड़ी है, उसे कर्मचारी अंदेशे में है। सरकार को चाहिए कि उनका यह डर दूर करे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये शक पैदा होता है कहीं वो इन कारखानों को बेचने की तैयारी तो नहीं कर रही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड में मानवाधिकार आयोग में दर्ज हुआ मामला।
देश की बात में खबर उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर के 6 पुलिस वालों पर व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या करने के लिए एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन जिस होटल में मनीष मारे गए उसके पास ही एक बार में शराब सर्व करने में देर होने पर गुंडों ने एक बार टेंडर को पीट कर मार डाला। इस बीच एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गोरखपुर के डीएम और एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई करने को मामला दर्ज कराया है। बेखौफ गुंडे गरीब बारटेंडर को बुरी तरह पीट रहे हैं। इतना पीटा कि वो बर्दाश्त न कर सका और उसने मौके पे ही दम तोड़ दिया। उसके एक साथी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसे भी बुरी तरह मारा। वो अस्पताल में है। उसका कसूर इतना था कि उसे शराब सर्व करने में थोड़ी देर हो गई थी। उसको सूचना पर पुलिस तत्काल वहाँ मौके पर पहुंची है और यहाँ से उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेके जाया गया। वहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस इसकी छानबीन में लगी है और जो लोग यहाँ से भागे उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्वाट सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। मनीष गुप्ता की मौत की जांच करने गोरखपुर के एडीजी जोन अखिल कुमार मौका वारदात पे होटल कृष्णा पैलेस पहुंचे और छानबीन की। सभी बिंदुओं पर छानबीन के लिए कहा गया है। जो घटनास्थल के में गवाह हैं उनको, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उनको, उससे किन परिस्थितियों में ये चेकिंग चल रही थी, नहीं चल रही थी, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व रहे, कितना इसका इन्वॉल्वमेंट हो, सभी बिंदुओं पर छानबीन होगी और उस पर निर्णय आगे वो लोग लेंगे। ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। गोरखपुर के डीएम और एसएसपी के इस वायरल वीडियो से भी प्रशासन और सरकार की बहुत बदनामी हुई है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट कर सरकार पे हमला किया है। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की किस तरह की छवि बना रहे हैं। एक निर्दोष कारोबारी की निर्मम हत्या के बाद जिला स्तर के अधिकारी एफआईआर न करने का दबाव बनाते रहे व प्रदेश स्तर के बड़े अधिकारी ने आरोपी पुलिस कर्मियों को बचाने वाली बयानबाजी की। ऐसे अधिकारियों पे तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। उधर रामपुर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गोरखपुर के डीएम और एसएसपी के खिलाफ भी मामला दर्ज करवा दिया है। उनका कहना है कि दोनों अधिकारियों की भूमिका शक के घेरे में है, लिहाजा उनकी जांच कर कार्रवाई हो। मेरी शिकायत को दर्ज कर लिया गया है वहाँ पर और जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई होगी। और मेरा कहना यह है कि इसमें डीएम और वहाँ के गोरखपुर के एसएसपी की भी भूमिका संगीत है, उसकी भी जांच होना चाहिए। इस तरह की दुस्साहसिक घटनाएं शायद तभी रुक पाएंगी जब अपराधियों को भी राजनीतिक संरक्षण ना हो और पुलिस वालों को भी। रामपुर में तमकीन फयाज, गोरखपुर में सलीम खान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में एक वक्त एक ब्रेक का आगे बताएंगे क्या रेलवे के स्कूल बंद होने जा रहे हैं और इस कदम के पीछे क्या सोच है। एक छोटे से ब्रेक। भारतीय रेलवे अपने स्कूलों को बंद करने वाली है। इन स्कूलों को पीपीई मॉडल पर चलाने की भी सिफारिश है। दरअसल ये सिफारिश वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने की है। रेलवे के सभी स्कूल बंद होने वाले हैं। इन स्कूलों में रेलवे कर्मचारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं और बाहर के भी। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में इन स्कूलों में रेलवे कर्मचारियों के 15,399 बच्चे पढ़ रहे थे, जबकि बाहर के 34,277 बच्चों ने इनमें दाखिला लिया। रेलवे कर्मचारियों के करीब 8 लाख बच्चे हैं, पर इन स्कूलों में कर्मचारियों के महज 2% बच्चे ही पढ़ रहे हैं। आज हालात ये है कि हमारे जो स्कूल हैं उनको बेचे जाने की चर्चा चल रही है। ऑल इंडिया फेडरेशन इन सब चीज़ों का मोनेटाइजेशन का पूरा विरोध कर रहा है और सरकार को हमने ये बात कहने का काम किया है कि हमारी जो सुविधाएं हैं वैसे ही बहुत कम है। अगर उनको छीनने का प्रयास होगा, उनके मुद्रीकरण का प्रयास होगा, तो ऑल इंडिया फेडरेशन और उसके एफिलिएट्स पूरे तौर पर संघर्ष के लिए तैयार हैं और अपनी एसेट्स को मोनेटाइज नहीं होने देंगे। हमारे स्कूलों का निजीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी सुविधाएं बढ़ा करके कर्मचारियों के बच्चों को उनमें और अच्छा प्रबंध करना चाहिए। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल की तरफ से तैयार रिपोर्ट को भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से साझा किया है।
इसमें हिदायत दी गई है कि हर महीने की 5 तारीख से पहले इस बाबत लिए गए फैसले से रेलवे अवगत कराए। सिफारिश के तहत सिर्फ वही स्कूल रहने दिए जाएं जहां रेलवे कॉलोनी के पास कोई और दूसरा स्कूल नहीं। केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर राज्य सरकारों को इन स्कूलों को चलाने की सिफारिश की गई है, लेकिन वहां कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले के लिए कोटा हो। इतना ही नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर रेलवे के स्कूल को चलाने की भी सिफारिश है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, इस रिकमेंडेशन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि उसके जो कर्मचारी हैं, जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं या फिर स्टाफ हैं, उनको आखिर रेलवे कहाँ पे एब्जॉर्ब करेगी या उनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं उनकी नौकरी पे खतरा तो नहीं है। जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनको कहाँ पे एकोमोडेट किया जाएगा, एक बड़ी चुनौती होगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, कोविड के कारण 1.5 साल बाद मुंबई में अब फिर से खुल रहे स्कूलों को जा रहा है सजाया। देश की बात में खबर मुंबई से, कोविड केयर सेंटर बनाए गए स्कूलों में फिर से बच्चे जो हैं आने वाले हैं, तो बेंच और जो स्कूल है उसको सजाया जा रहा है क्योंकि अब 1.5 साल बाद इनको खुलने की इजाजत मिल गई है। 4 अक्टूबर से सरकारी और निजी स्कूल 8वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए खुल रहे हैं। एक तरफ बीते साल की 5 मई की तस्वीर है जब स्कूल में कोविड बेड लग रहे थे, तो दूसरी ओर आज की तस्वीर है जब एक बार फिर से स्कूल में बच्चों की बेंच सजा दी गई हैं। तस्वीरें मुंबई की मनोहर जोशी स्कूल की हैं। बीएमसी ने इसे कोविड केयर सेंटर बनाया था। अब ये स्कूल एक बार फिर से बच्चों के स्वागत के लिए तैयार है। मुंबई में 8वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए सरकारी और निजी स्कूल 1.5 साल बाद 4 अक्टूबर से खुल रहे हैं। बच्चे उत्साहित हैं। ऑनलाइन की पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आता है। स्कूल की पढ़ाई में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से टीचर समझा पाती है और हम लोग को वो समझ में भी आता है। मेन सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, जो हमें बिल्कुल नहीं समझ आता था। टीचर कितना भी जूम कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन फिर भी वो नहीं आता था क्योंकि बाजू में किसी के पेरेंट्स चिल्लाते थे या फिर आवाज करते थे, तो उससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता था, जिसकी वजह से हम इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे। 80 to 90% पेरेंट्स बहुत खुश है ये गवर्नमेंट के निर्णय से कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। पिछले 2 सालों से बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, तो वो अपने बच्चों को खुशी खुशी स्कूल में भेजना चाहते हैं और स्कूल भी गवर्नमेंट के ये निर्णय का बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है। 20 राज्यों के 400 से अधिक शहरों में 2000 से ज्यादा स्कूलों के साथ साझेदारी करने वाली एडटेक कंपनी लीड स्कूल के सह संस्थापक और सीईओ सुमित मेहता ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। महाराष्ट्र सरकार के स्कूल खोलने के निर्णय से हमें बहुत खुशी और खुशी से ज्यादा राहत महसूस हो रही है। इस निर्णय से लाखों विद्यार्थियों और पेरेंट्स को राहत मिलेगी जो पिछले 18 महीने से घर में बंद हैं और स्कूलों से वंचित हैं। शिक्षा केवल एकेडमिक लर्निंग नहीं होती है, बच्चों की सोशल इमोशनल लर्निंग के लिए स्कूल खोलना बहुत ही जरूरी है। बीएमसी की प्लानिंग के मुताबिक फिलहाल एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा। एक क्लास में एक वक्त में 15 से 20 बच्चे ही मौजूद रहेंगे। बच्चों की संख्या ज्यादा हो तो स्कूल 2 सेशन में चल सकते हैं। क्लास सेशन 3 से 4 घंटे तक ही चलेगा और लंच ब्रेक नहीं होगा। 2020-2021 के ऑनलाइन पूरे किए गए सिलेबस को एक बार फिर से अभ्यास कराने की बात कही गई है। अभिभावकों की लिखित रजामंदी के बाद ही बच्चे स्कूल आ सकेंगे। स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लास का विकल्प उपलब्ध होगा। विद्यार्थियों की स्कूल में मौजूदगी अनिवार्य नहीं है। स्कूल में जिधर जिधर क्राउडिंग होने के स्पॉट्स है, जैसे ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, सैनिटाइजेशन, टॉयलेट्स, रूम्स, वहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल रहने चाहिए। स्कूल में बैठते वक्त भी 2 विद्यार्थियों के बीच में कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस रहना चाहिए। तीसरी बात ये होनी चाहिए कि स्कूल के जो ड्रेस है वो कंपलसरी नहीं बनाए, क्योंकि कोविड में जैसे बच्चे स्कूल से घर पे जाएंगे तो ये उन्होंने जो भी ड्रेस पहना है वो लॉन्ड्री में डालना है। स्कूली स्टाफ का पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, नहीं तो 48 घंटे पहले तक की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। बताया जा रहा है कि मुंबई में फिलहाल 11,000 टीचर्स हैं, जिनमें से 9,500 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। बाकियों को जल्द ही लगाई जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल 4 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे।
लेकिन साथ ही कोरोना से जुड़े हालात को देखते हुए फैसले में फेरबदल करने का अधिकार जिलाधिकारियों को होगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।